नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजुमदार हैं टेक्निकल एक्सपर्ट है, और साथ ही हमारे साथ अनिल चैतर भी होंगे जो मोपा के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सबके पास आएंगे। सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। आज की 10 बड़ी खबरों में गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है 58,800 रुपए के आसपास, और कॉमेक्स पर $1945 के नीचे है। चांदी पर आज भी दबाव है 69,800 रुपए के पास, कॉमेक्स पर $22.5 के करीब। कच्चा तेल $86 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। चीन से मांग घटने की चिंता यहां पर हावी हुई है। नेचुरल गैस 230 के ऊपर हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। कॉपर 722 रुपए के पास आज दबाव दिख रहा है। एग्री मार्केट में ग्वारगम और ग्वारसीड जहां पर आज मुनाफा वसूली दिख रही है, और जीरा जहां पर 62,000 के करीब कारोबार हो रहा है, और धनिया 7,500 के आसपास है। वहीं हल्दी का वायदा 17,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं एक अहम खबर की, वो है एनसीडीएक्स के ट्रेडिंग टाइमिंग को लेकर। एनसीडीएक्स पर आज से नया समय शुरू हो गया। आज से सुबह 10 बजे से अब ट्रेडिंग होगी। 9:45 से 10 बजे के बीच 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होगा। उसके बाद 10 बजे से आप ट्रेड कर पाएंगे। 10 से जो क्लोजिंग का समय होगा वो 5 बजे ही होगा। पिछले हफ्ते तक सुबह 9 बजे से ट्रेडिंग हो रही थी। मंडियों का जो देश भर में खुलने का टाइम होता है वो सुबह 10 बजे के आसपास का होता है। इसलिए मंडियों के जितने भी एसोसिएशंस थे उनकी तरफ से ये मांग थी कि जल्द समय में बदलाव किया जाए, और उन्हीं की मांग को देखते हुए एक्सचेंज ने फैसला किया है ताकि जो बाजार में जो प्राइस डिस्कवरी हो बेहतर तरीके से हो, मंडियों के साथ तालमेल बेहतर हो, और इस वजह से यह फैसला किया गया है। रविंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल होगा, क्या लग रहा है, क्या इससे प्राइस डिस्कवरी अब ज्यादा बेहतर होगी, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, और जो 9 से 10 के बीच में जो स्पेकुलेशन जो दिखते थे भाव में, वो उसमें कमी आएगी अब? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये काफी टाइम से एसोसिएशन की मांग थी, और मेरे हिसाब से एक आई थिंक अभी जो टाइमिंग चेंज हुआ है उससे समझ में आएगा कि वेदर प्राइस ट्रांसपेरेंसी या फिर प्राइस डिस्कवरी बेटर होगी। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मंडियों का ओपन होने का जो टाइम है वो करीब 10 बजे के आसपास है, और अगर एक्सचेंज भी सिंक होता है तो आई थिंक दैट इज एक्चुअली बेटर, बट इसे देखना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है, बट कितना सक्सेसफुल होगा आई थिंक आगे जाके समझ में आएगा। सो आई थिंक वी शुड गिव सम टाइम एंड सी वेदर प्राइस डिस्कवरी इज हैपनिंग बेटर और नॉट। ये व्यू आपके लिए एनसीडीएक्स पर है। नवनीत जी, आपका व्यू क्या है? अभी लंबे समय से काफी लंबा अनुभव है, क्या लग रहा है, क्या 10 बजे की ट्रेडिंग टाइमिंग सही होगी? अगर एनसीडीएक्स ने समय में बदलाव किया है तो इससे बेहतर तालमेल होगा मंडियों के साथ और सही भाव रिफ्लेक्ट होंगे। विश्वमोहन जी, लास्ट कुछ सालों में काफी सारे परसेप्शन रहे एग्री मार्केट पर। कभी इसको ब्लेम किया जाता है कि इन्फ्लेशन को ऐड कर रहा है, कभी ये ब्लेम होता है कि प्राइस डिस्कवरी सही तरह से नहीं होती है। मेरा मानना ये है कि कुछ बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटली बेनिफिट नहीं होगा टाइमिंग चेंज करने पे। मार्केट की ये धारणा है जिसकी वजह से ये किया गया है, बट नेवरदलेस मंडियों का खुलने का टाइमिंग काफी हद तक एनसीडी एक्सचेंज के टाइमिंग के साथ एक्लिमेटाइज हो गया था, एंड एक्सचेंज के भाव जो है काफी फेयरली ट्रेड हो रहे थे। थोड़े बहुत जो गैप्स होते थे वो कुछ हद तक मिटिगेट हो जाएंगे, बट बहुत बड़ा डिस्कवरी या बहुत बड़ा गेम चेंजर मुझे नहीं लगता है कि एक टाइम चेंज एक ऐसा नया रूप लेके आएगा एक्सचेंज के लिए, ऐसा नहीं लगता। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कमोडिटीज की जहां पर एक्शन किस तरह का दिख रहा है। बात अब नॉन एग्री मार्केट की कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड में अब गिरावट बढ़ रही है। 6,800 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर भाव आ गया है। बिटवन, आप बताइए क्या करना चाहिए? यहां पर 1.5% की गिरावट दिख रही है करंट लेवल पे। कुछ क्या करना चाहिए, खरीदे बेचे? अगर कोई ऑप्शन में कोई रणनीति है तो वो भी बता दीजिएगा। देखिए, फिलहाल जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल WTI $84-85 का जो लेवल था, वहां तक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रिकवरी आया था बेस्ड ऑन सप्लाई इश्यूज। लेकिन एक साथ में जो चल रहा है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड अभी कहाँ सुधर नहीं रहा है, और चाइनीज जो इश्यूज है कॉन्टिन्यूसली बढ़ ही रहा है, और उसके कारण आज जो अगर चाइनीज मार्केट भी देखते हैं आज काफी डाउन है, उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट हम लोग को क्रूड ऑयल में भी दिख रहा है। टेक्निकली $84 $85 का जो लेवल है, अगर वो तोड़ नहीं पा रहा है, एक फेक ब्रेकआउट जैसा हुआ था
लगा कि ये ब्रेकआउट कर जाएगा, लेकिन उसके बाद से मार्केट करेक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है। 6750 6700 तक शायद मार्केट करेक्ट कर सकता है। लेकिन कोई भी अगर पुल बैक आता है, अगर 6870 6890 तक लेवल पुल बैक आता है, तो वहां पे सेल बनता है। 6780 का इनिशियल टारगेट रहेगा, 6750 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर किसी को ऑप्शन में काम करना है तो 6800 वाला जो पुट है वो 94 के आसपास अभी फिलहाल चल रहा है। अगर ये 75 टू 80 के रेंज में मिलता है तो 40 के नीचे स्टॉप लॉस लाके वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर टारगेट ऑफ 130 टू 140। तो आज के लिए मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल का थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा सेलिंग में। हाँ, लेकिन ये बात मान के चलिए कि थोड़ा कोई पुल बैक आता है तो पुल बैक में ही बेचिएगा। एशियन सेशन में जो डाउन साइड है, कभी कभी स्पाइक आता है यूएस मार्केट खुलने से, तो वेट फॉर ए पुल बैक एंड लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 6780 एंड 6750। ओके, तो ये भी हुआ है कच्चा तेल 6890 पे बेचने की सलाह है 6780 रुपए के टारगेट के लिए। नवनीत जी, आप क्या सलाह देंगे? क्रूड में किस तरह की चाल दिख रही है और किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए? वेल, मैं लार्जली एग्री करता हूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव बायस क्रूड ऑयल प्राइसेस में आते हुए दिख रहा है, और थोड़ा जो ये कूल ऑफ है वो कंटिन्यू रह सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। मुझे लगता है कि फ्यूचर्स में ऑलरेडी हम 100 रुपए की नरमी आज के सत्र में देख रहे हैं, और यहाँ से 50 से 75 रुपए का फॉल और मुझे लगता है यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो पुल बैक पे सेल किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन रहेगा कि अगले 2-3 दिनों में क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है, तो ऑप्शन में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 6800 का ऑप्शन आपको लगभग 75 रुपए के आसपास मिल रहा है, वो बाय किया जा सकता है। 40 रुपए का आप स्टॉप लगाइए, 120-130 रुपए तक के टारगेट अगले 2-3 दिनों में देखने मिल सकता है। ओके, यानी दोनों तरह के ऑप्शन है, या पुल बैक पे आप सेल करें या फिर 6800 के स्ट्राइक की पुट भी खरीद सकते हैं। रविंद्र जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पर आज? हमें भी लगता है कि प्राइसेस रेजिस्ट कर रहा है। पिछले वीक में भी हमने कहा था 83, 80, $84 तक का एक लेवल है जहां पे रेजिस्ट कर सकता है मार्केट। उसके ऊपर भी गया था, लेकिन जैसे बिटूपन ने बताया, एक फॉल्स ब्रेकआउट था और उसके बाद हमने एक बेरिश मोमेंटम देखा है। और जो ओवरऑल अगर आप देखें तो रिस्क एसेट्स में एक फॉल दिख रहा है, इक्विटी मार्केट हो या फिर कमोडिटीज हो। तो आई थिंक वो एक प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यूस तेजी है और पॉसिबिलिटी है कि डॉलर इंडेक्स एक बार 103 40 103.50 तक जा सकता है, वहां पे एक बार रेजिस्ट करेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा फॉल आ सकता है। चाइनीज सिनेरियो भी थोड़ा सा खराब है। पॉसिबिलिटी है कि 79 पॉइंट हाफ डॉलर तक नाइमेक्स क्रूड एक बार फिसल सकता है। तो मेरे हिसाब से भी एक बार शॉर्ट में रहना चाहिए। 7000 का लेवल इसमें काफी क्रूशियल है। आई थिंक दैट वुड बी द साइकोलॉजिकल लेवल। वहां पे उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। तो मेरे हिसाब से जब तक 7000 लेवल होल्ड है ऑन द अपसाइड, आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डाउन साइड हमें फिर से एक बार ही 6700 से लेकर 6650 तक के लेवल दिख सकते हैं। ओके, चलिए, यानी सिमिलर व्यू है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आज तो नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रा कॉल नहीं है, तीनों एक्सपर्ट्स की जो कॉल है बिल्कुल सेम लाइन पर है। अब गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। चांदी सबसे पहले। रविंद्र जी, चांदी काफ़ी समय से लगातार कमज़ोर दिख रही है, क्या कब खरीदारी आएगी? अगर किसी को खरीदना हो तो किन लेवल्स पे खरीदना चाहिए चांदी को? वेल, आई थिंक चांदी में दोनों साइड से इम्पैक्ट आता है। जब ये ऊपर जा रहा था तभी बेस मेटल्स और गोल्ड दोनों ही सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि गोल्ड में उतना उछाल नहीं था, लेकिन बेस मेटल्स में एक अच्छी मोमेंटम थी। और अभी देखें तो गोल्ड भी डाउन साइड ट्रेजेक्टरी में है, प्लस बेस मेटल्स में भी बिकॉज ऑफ चाइना इफेक्ट बेस मेटल्स में भी हम एक डाउन साइड देख रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी एक सपोर्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है। आई थिंक $22 का जो पिछले बार जहाँ से एक बाउंस बैक आया था $22.10 का, आई थिंक वो एक क्रूशियल सपोर्ट है और अभी ये काफी क्लोज है उस लेवल के। तो मेरे हिसाब से इसमें एक बाउंस बैक पॉसिबिलिटी है। हालांकि अपसाइड जो है वो अभी फिलहाल लिमिटेड लगता है। इस वीक में एफओएमसी मीटिंग, लास्ट एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स है और पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक डॉविश स्टांस दिखेगा, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग में पिछले बार एक डॉविश स्टांस दिखा था। तो मेरे हिसाब से वो एक सपोर्ट कर सकता है। बट जैसे मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स में अभी भी थोड़ा सा एक अपसाइड बाकी है। 103.4050 तक एक बार जा सकता है। वहां से हमें करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो इनिशियल आई थिंक इनिशियल सेशंस इन दिस वीक माइट बी स्लाइटली वीक फॉर गोल्ड सिल्वर, लेकिन एफओएमसी मिनट्स के बाद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में एक बार बाउंस बैक आए। आज के सेशन में हमें लगता है कि लोअर लेवल से एक बार बाइंग कर सकते हैं। सो 69,600 650 का जोन जो है वो एक बाइंग की तरह एक्ट कर सकता है, और अपसाइड 70,000
200 से लेके 70,500 तक के लेवल्स पॉसिबल है, बट जैसे मैंने बताया लिमिटेड लगता है अपसाइड, और ऊपर से फिर से एक बार इसमें सेलिंग आ सकती है क्योंकि सेलिंग थोड़ा सा ओवरडन है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लोअर लेवल्स पे बाइंग कीजिए, और मेरे हिसाब से एफओएमसी मिनट्स के बाद पॉसिबिलिटी है कि एक रिकवरी आ सकता है चांदी में। ओके, तो यहाँ पर लोअर लेवल पे बाइंग की सलाह। इंट्राडे के लिए कॉल है 69,700 रुपये पे खरीदे 70,400 के टारगेट के लिए। नवनीत जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज? वेल विश्वनाथ जी, मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा बैट है और मुझे लगता है कि लास्ट 3-4 दिनों में चांदी ने काफी अटेम्प्ट किए ऊपर आने के, और बेस मेटल के साथ साथ चांदी भी थोड़ी सी दबाव में है। अब जब तक 70,200 70,300 के ऊपर कन्विंसिंगली चांदी डोमेस्टिक स्तरों पे नहीं आ जाती, मुझे लगता है दबाव बना रह सकता है और 69,200 तक के भी सर देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सेल ऑन रैली की रहेगी स्ट्रेटेजी। 70,200 के आसपास सेल किया जाए, 70,800 का स्टॉप लगे एंड 69,000 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ गोल्ड प्राइसेस ऐसा लग रहा है कि एक बार 1910 के नीचे सस्टेनेबल मूव दिखा सकते हैं, और यहाँ पर सेल ऑन रैली का स्ट्रेटेजी गोल्ड में भी डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बार जो पॉजिटिव मोमेंटम हमने अपसाइड में देखना था वो काफी हद तक प्राइस में बिल्ट इन हो गया है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी बाउंस देखने मिल रहा है, और जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर दोनों दबाव में है। और जब तक कोई मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जियोपॉलिटिकल कंसर्न नहीं आता है, एक अगले कुछ हफ्तों तक बायस थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा गोल्ड प्राइस में। 59,000 59,100 के आसपास सेल किया जाए, 59,350 का आप स्टॉप लगाइए एंड 58,600 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्ट्रा बेट है सिल्वर में और गोल्ड में। हालांकि गोल्ड पे रविंद्र जी की कॉल अभी नहीं ली थी, लेकिन नवनीत जी को लग रहा है कि 59,100 पे गोल्ड आप बेचे 58,600 के टारगेट के लिए 59,350 का स्टॉप लॉस लगा ले। बिटकॉइन, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड में? आप सहमत है इस कॉल से जो नवनीत जी ने दिया है, या आप लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे गोल्ड में? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में देखिए आज के दिन में मुझे लग रहा है थोड़ा रेंजिंग ही काम करेगा। थोड़ा अगर डिफेंसिवली करना है तो, क्योंकि ये बायस थोड़ा सा सेल अप काफी हो गया है, तो मेरे हिसाब से 58,800 के आसपास बाय करके 59,100 में मुझे एग्जिट करना है, और 58,600 का स्टॉप लॉस। और फिलहाल ये है कि देखिए गोल्ड में $1,900 काफी क्रिटिकल है, और सिल्वर में जो रविंद्र जी ने बताया था कि ये $22 का आसपास जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट रुकने के लिए कोशिश करेगा या यहाँ से तोड़ के नीचे आने के लिए कोशिश करेगा, दो हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये मार्केट जब क्रिटिकल सपोर्ट में थोड़ा तो जनरली उस एरिया के आसपास से पुल बैक देने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी सडनली कोई बुलिश ट्रेंड नहीं है। फिलहाल के लिए ना बेरिश ट्रेंड भी है, मार्केट थोड़ा रेंजिंग रह सकता है। तो आज के हिसाब से मैं प्रीफर करूंगा बाय करने के लिए, और जब ये क्रिटिकल लेवल अगर कोई टूटता है तो तभी मैं देखूंगा कि फ्रेश सेलिंग करना है। वो कॉल एक साथ आप अगर देखेंगे नवनीत जी और बिटकॉइन के, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्ट्रा कॉल भी आपको नहीं लगेगा। नवनीत जी ने जहाँ पर सेल दिया है वो वहाँ पर वो उनका बिटकॉइन का टारगेट है, जो उनका नीचे का टारगेट है वहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यानी लोअर लेवल पे ना बिटकॉइन खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, ऊपर के लेवल पर यहाँ पर बेचने की सलाह नवनीत जी की तरफ से है। चलिए, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बेस मेटल्स की चाल पर नजर डालेंगे, और साथ ही आपके लिए एग्री मार्केट की कॉल और खरीफ सोइंग के जो ताज़ा आंकड़े हैं उससे क्या संकेत मिल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हमारे सभी मेहमान बने हुए हैं। अब बेस मेटल्स की चाल पे नजर डाल लेते हैं। कॉपर, लेड, जिंक, एल्युमिनियम, सब में आज दबाव दिख रहा है। जिंक सबसे ज्यादा कमजोर है, 216 रुपए के आसपास है। बिटकॉइन, क्या लग रहा है यहाँ पर बेस मेटल्स में कहाँ पर बिकवाली आपको ज्यादा दिख रही है, और किस तरह की कॉल है आपकी? और आज आपने जो माला पहना है रुद्राक्ष का, काफी अच्छा लग रहा है। क्या ट्रेडिंग को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए और सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए तो नहीं है ये? नहीं, ये तो आज सोमवार है और ये भगवान जी का ये मान के चल रहे हैं अभी सावन महीने का। देखिए, फिलहाल तो मार्केट अभी मुझे लग रहा है कि बेस मेटल का जो कॉपर है और जिंक दोनों में वीक काउंटर लग रहा है, और जो चाइनीज मार्केट है ये काफी हद तक सवेरे प्रेशर दिया हुआ है, और ये लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक जब देगा मार्केट कॉपर 725 टू 726, वहां से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग करना है, और 730 के ऊपर स्टॉप लॉस। 718 टू 19 का जो सपोर्ट है वहां पे मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट ले लेना चाहिए अगर मार्केट वहां पे डिक्लाइन आता है। और दूसरा जो जिंक है, जिंक में काफी कॉपर से ज्यादा सेलिंग ऑब्वियसली वीकनेस है। जिंक 212 से 213 तक पॉसिबल है नीचे लेवल तक,
ऊपर अगर पुल बैक मिलता है 217 टू 218 तब वहां पे मुझे लग रहा है कि जिंक पे सेलिंग रहना है। देखिए बेस मेटल जो काउंटर है काफी कोई बड़ा ट्रेंड नहीं ले रहा है, कोई भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है तो वहां पे सेलिंग आ जा रहा है। जब तक चाइना से कोई स्टिमुलस कोई क्लैरिटी नहीं आता है और कॉन्टिन्यूस जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर का वीकनेस है, मुझे लग रहा है कि ये बेस मेटल में ऑन एवरी पुल बैक सेलिंग पे बन रहा है। जब तक ये क्लैरिटी आएगा तब शायद थोड़ा रिकवर होने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन अभी फिलहाल यूरोप देखिए, अब यूएस देखिए या एशिया में देखिए, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल बेस मेटल में आज के लिए ट्रेड करना है तो सेल ऑन पुल बैक। ओके, चलिए, यानी कॉपर और जिंक यहाँ पे पुल बैक पे बेचने की सलाह। नवनीत जी, आपकी पसंद क्या है बेस मेटल्स में आज? लास्ट कुछ दिनों में जैसे सबने कहा है कि काफी हद तक एक दबाव का माहौल रहा है पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में, और जब से ये एवरग्रांडे का न्यूज आया ओवर द वीकेंड, मुझे लगता है दबाव आज के सत्र में थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कॉपर और जिंक ऑल्दो काफी अच्छा करेक्ट हो चुके हैं, बट यहाँ पर इंक्रीमेंटल सेलिंग मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। बट एल्यूमिनियम में यहाँ पर भी जब से 201 का स्तर टूटा है, थोड़ा सा नरमी का माहौल छाया हुआ है। मुझे लगता है 199 के आसपास सेल किया जा सकता है एल्यूमिनियम। 201 का आप स्टॉप लगाइए, 195 193 तक के टारगेट अगले 2-3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? वेल मेरे हिसाब से बेस मेटल्स में सेलिंग थोड़ा सा ओवरडन है, बट आई थिंक चाइनीज वरीज जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, उसकी वजह से हम एक फॉल देख रहे हैं। बट वेट करना पड़ेगा कि चाइना से कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के आए इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, तो आई थिंक वो सपोर्ट करेगा बेस मेटल्स को। तब तक के लिए आई थिंक सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज कॉपर में 718 717 का एक सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि बेचना है तो ऊपर में 726 728 के आसपास ही बेचना चाहिए। तो अभी ये सपोर्ट के पास में है, तो एक इंट्राडे बेट ले सकते हैं ऑन द बाइंग साइड विद द स्टॉप लॉस बिलो 718। और अपसाइड जो है वो मुझे लगता है कि एक बार 726 से लेके 728 तक जा सकता है, वहां पे एक बार सेलिंग बन सकता है। इसमें रिवर्सल आएगा ओनली अबाउट 734, तो आई थिंक दोनों साइड का ट्रेड ले सकते हैं, सेल ऑन राइस या फिर लोअर लेवल्स पे एक बार ही बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 718। तो ये भी बेस मेटल्स को लेकर, लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं हम। ये हालांकि जो कॉपर के जो लेवल दिख रहे थे वो टाइपो एरर है, इसलिए वो करेक्ट कर दूं। वो 200 नहीं, वो 722 के आसपास का है। जो रविंद्र जी का जो लेवल होगा वो 721 के आसपास खरीदारी की सलाह है। 725 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस है 718 का। यही कॉल है ना रविंद्र जी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ टाइपो एरर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्री मार्केट की बात करते हैं। रविंद्र जी, ग्वार सीड और ग्वारगम पिछले हफ्ते अच्छी तेजी दिखी थी, 13,000 के ऊपर ग्वारगम चला गया था। आज हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। ग्वार सीड ग्वारगम में क्या लग रहा है अब? वेल आई थिंक एक ब्रेकआउट है गुआर सीड में, लोअर लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट लेके प्राइसेस में हमने एक उछाल देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 6,450 के ऊपर इसका प्राइस सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो मेरे हिसाब से जो ये अपसाइड है दैट माइट एक्सटेंड टुवर्ड्स 6,800 लेवल्स। सिमिलरली अगर ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में भी एक ब्रेकआउट आया है, बट उसका जो कंफर्मेशन है वो 13,450 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर क्लोजिंग आ जाता है तो आएगा। एंड इन दैट सिनेरियो 15,000 तक के लेवल्स हम ग्वारगम में देख सकते हैं। तो आई थिंक गुआर सीड में क्लियर ब्रेकआउट है, बट कंफर्मेशन जरूरी है। गुआर गम में 14,400 से लेके 15,000 का एक टेक्निकल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, वहां पर एक बार प्राइस आके रुक सकता है। तो आई थिंक मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट कंफर्मेशन के लिए रुकना बेटर होगा। ये मसालों की चाल देख लेते हैं। मसालों में आज हल्दी फिर से काफी मजबूती दिखा रही है। क्या लग रहा है रविंद्र जी, हल्दी लगातार तेजी है, क्या हो रहा है ग्राउंड पर? वेल मेरे हिसाब से अगर टर्मरिक की बात करें तो फंडामेंटली तो पॉजिटिव ही है। एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके इसका जो सप्लाई है वो घटने वाला ही है, बट मेरे हिसाब से प्राइस बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है और यहाँ पे बाइंग करना आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं करता। पॉसिबिलिटी है कि 18,000 18,500 तक भी जा सकता है, बट आई थिंक अपसाइड अभी इसमें लिमिटेड है। बाइंग किया जा सकता है, बट बाइंग शुड बी डन ओनली ऑन डिप्स। 16,200 16,300 का एक सपोर्ट है, अगर वहां तक प्राइस आता है तो एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इसमें नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो फिर एक शार्प फॉल आ सकता है इसमें। जैसे जीरा में हमने देखा कि जीरा में 62,000 का जो लेवल है उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर रहे और वहां से करेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की बेट है, बट एज द ट्रेंड इज पॉजिटिव, शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कोई सिग्नल नहीं है शॉर्ट की।
अगर लोअर लेवल्स आते हैं तो एक बार बाइंग किया जा सकता है, बट अगर कोई भी टेक्निकल सिग्नल आता है ऑफ सेलिंग, आई थिंक इसमें से लॉन्ग में से निकल जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खरीफ बुआई के जो नंबर्स आए हैं वो एक बार आपके सामने रख दे। 11 अगस्त तक के जो फसलों की बुआई के नंबर है, कुल करीब 980 लाख हेक्टेयर में अब तक बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल इस दौरान 972 लाख एरिया में बुआई हुई थी और धान की बुआई यानी राइस की जो सोइंग है वो करीब करीब पिछले साल से 5% ज़्यादा है। लेकिन दलहन की बुआई अभी भी कम है। तुअर की बुआई एरिया करीब 5.5%, तो उड़द का बुआई एरिया करीब 13.5% कम है। हमारे साथ विनोद आनंद जी हैं, एमएसपी कमेटी के मेंबर भी हैं। सर, क्या बुआई दलहन की बुआई को लेकर चिंता दिख रही है? क्या लग रहा है और अभी समय है क्या जो बुआई का काम पूरा हो जाए? और आप क्या सेंस कर रहे हैं, किस तरह के उत्पादन के नंबर खरीफ सीजन में दिख रहे हैं आपको? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पिछले वर्ष रिकॉर्ड सोइंग हुई थी दलहन की, तो इस वजह से जो परसेंटेज जो दिख रहा है, आंकड़े जो दिख रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अभी समय है, अभी तो बरसात होनी है, और जो दलहन का क्षेत्र है, खास करके पूर्वी भारत का, जहाँ पे देर से बरसात हुई है अभी, वहां पे बुआई अभी होनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 1-2% का अगर डिफरेंस हो जाए तो वो बहुत ज्यादा होगा। अभी थोड़ा समय रुक जाएं आप। मेरे ख्याल से अगर 2-3 सप्ताह के आसपास हम देखेंगे, 2 सप्ताह के आसपास, तो दलहन की बुआई उस स्तर पे आ जाएगी जिस स्तर पे होना चाहिए। सर, ओवरऑल क्या लग रहा है राइस को लेकर? क्या लग रहा है? हालांकि बुआई के नंबर तो बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं वो चिंता है। आपको लग रहा है कि यहां से कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि बुआई के नंबर तो अच्छे दिख रहे हैं? देखिए, ये एक इन्फ्लेशन हमारे देश में थोड़ी इस पे राजनीति भी होती है। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ इस बार भी रिकॉर्ड धान का उत्पादन होने वाला है, और बुआई काफी अच्छी हुई है, और जिन जिन क्षेत्रों में बुआई हुई है वहां पे फसल अच्छी होती है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी किसी प्रकार की कोई कमी खास करके धान को लेकर के और बाकी की खरीफ फसलों को लेकर के वैसी नहीं होगी। इन्फ्लेशन हाई होने के कई और भी कारण हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे राइस का एक्सपोर्ट बैन किया गया है, वो उसमें एक प्रमुख कारण है। तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, ऐसा हम लोग अभी सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की वैसी कोई समस्या नहीं आएगी। खरीफ सीजन में उत्पादन को लेकर चिंता नहीं है और धान के तो रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान विनोद जी को है। शुक्रिया विनोद जी, आपने वक्त निकाला। नवनीत जी, बिटूपन और रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को पूरा आउटलुक समझाया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए होगा एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।